गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेजरमेंट टू में पहला जो टॉपिक है कौन सा है भाई? हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ठीक है ना। तो मैं यही स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा? हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ठीक है। देखिए इस टॉपिक में क्या क्या आता है। इस टॉपिक में किसी भी सर्किट का मेजर करते हैं हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, क्वालिटी फैक्टर, ये सब मेजर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये तो हम मेजर कर चुके थे किस में? जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे एसी ब्रिज। तब एसी ब्रिज में भी तो हम यही काम किए थे। एसी ब्रिज में हमने क्या किया था? एसी ब्रिज में हमने ये मेजर किया था इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और ये बीटस्टोन ब्रिज, सभी सब सारा ब्रिज पढ़े थे। तो उसमें भी तो हम यही मेजर करते थे। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? देखिए ये अंतर क्या है। वहाँ पर जो हम अप्लाई करते थे सर्किट में, जो सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करते थे, जो वोल्टेज हम अप्लाई करते थे, उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहता था। फ्रीक्वेंसी क्या होता था? फ्रीक्वेंसी लो होता था, वो 40 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज के बीच में होता था। ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम मेजरमेंट करेंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन किसका रहेगा? हाई फ्रीक्वेंसी का। वो जो सोर्स हम लगाएंगे वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी होगा और उसका फ्रीक्वेंसी होगा 0.1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ होता है इसमें। इन दिस टॉपिक वी कैन मेजर, हम लोग मेजर करेंगे किसको मेजर करेंगे भाई? तो इंडक्टेंस को मेजर करेंगे, कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे, रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे और क्वालिटी फैक्टर को मेजर करेंगे। ठीक है ना। ऑफ एनी सर्किट नेटवर्क एट, कहाँ पे? एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन पे। कहाँ पे मेजर करेंगे? जो हम सर्किट नेटवर्क में जो अप्लाई करेंगे सिग्नल को, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होगा। क्लियर ना। जो अप्लाइड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका रेंज होगा कितना भाई? 0.1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ये काफ़ी हाई है। ठीक है ना। ये सिग्नल हम सप्लाई कहाँ से करेंगे? तो इसको हम सप्लाई करेंगे किस? ऑसिलेटर सर्किट से। दीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज अप्लाइड फ्रॉम ऑसिलेटर सर्किट। क्लियर ना। नोट में देखिए पॉइंट एक लिखे हैं कि ये काम हम पहले एसी ब्रिज आल्सो मेजर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। लेकिन कहाँ पर? ऑफ द सर्किट एट द लो फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर हम अप्लाई करते थे? एसी ब्रिज में भी हम ये काम करते थे, लेकिन कहाँ पर करते थे भाई? इसको हम करते थे लो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी पे ये काम हम करते थे। तो इस टॉपिक में हम लो फ्रीक्वेंसी का चर्चा नहीं करेंगे। इस टॉपिक में हम किसका? हाई फ्रीक्वेंसी का चर्चा करेंगे, जिसका रेंज होगा 0.1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज के बीच में। क्लियर? तो ठीक है ना। यहाँ तक आगे समझ में सबको? ठीक है। अब देखिए आगे तो समझिएगा कि अगर जैसे देखिए वो ये एसी ब्रिज जो हम बनाए थे, अब हमारे दिमाग में ये डाउट चलेगा कि सर जो आप एसी ब्रिज बनाए थे सर, ठीक है, एसी ब्रिज बनाए थे जो थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ाए थे सर, उसी में हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई क्यों नहीं कर देते हैं? उसी में हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम वो कर सकते थे, लेकिन देखिएगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ दिक्कत होता है। कब? जब आप एसी ब्रिज में हाई फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं तब क्या क्या दिक्कत होता है। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में। ठीक है ना। और एक बात पहले सुन लो एकदम ध्यान से, ये मेजरमेंट 2 है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, एकदम मस्त टॉपिक है, अच्छा लगेगा पढ़ने में। और आप लोग इसको जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। यही नहीं कि यही खाली इंपॉर्टेंट होगा, सेमेस्टर के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा है। ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम ठीक ढंग से नोट्स बनाइएगा, जैसे जैसे हम बताते चलेंगे। और हम भी अपना प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप लोग भी अपना बनाते चलिएगा। चलिए ठीक, उतारिए यहाँ तक। चलिए अब आगे समझिएगा, देखिएगा। तो मेरे दिमाग में क्या चला भाई? मेरे दिमाग में यही चला कि सर हम हाई फ्रीक्वेंसी ही एसी ब्रिज के क्रॉस अप्लाई कर देते हैं। एसी ब्रिज के क्रॉस क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, तो उसी से मेजर हो जाएगा। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ आएगा। पहला पॉइंट समझिएगा क्या होगा। इफ़ हाई फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड अक्रॉस द एसी ब्रिज, तो देखिए पहला फर्स्ट में प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं भाई कि एक्सेल बराबर क्या होता है जे ओमेगा एल होता है। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी हाई, मतलब ओमेगा का वैल्यू अगर काफ़ी हाई होगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? काफ़ी हाई होगा, तब क्या होगा भाई? तो एक्सेल का वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा।
एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो ये एक्सएल तो भाई हाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हाई होकर सपोज कर अप्रॉक्सीमेट टेंस टू इन्फिनाइट होने लगेगा। तो ये तो रेसिस्टेंस है। एक्सएल का यूनिट क्या होता है, एक्सएल का यूनिट क्या होता है, इसका तो यूनिट यो ओम होता है। तो अगर एक्सएल का यूनिट काफ़ी बढ़ जाएगा तो ये जो सर्किट होगा, जो इस भी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर एल फॉर इंडक्टर, ये क्या है, ये है इंडक्टर है, ये क्या है जी, ये है इंडक्टर। तो जिस भी सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो वो सर्किट बिहेव करेगा कैसे, बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, क्या बोले जरा समझिएगा, क्या बोले जरा समझिएगा। अगर आप एसी ब्रिज के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दीजिएगा तो इंडक्टर को मेजरमेंट होने में क्या दिक्कत होगा, पहले समझिएगा। देखिएगा, हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है। एल क्या है, इंडक्टेंस है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हम क्या बोले, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, एक्सएल का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ओमेगा ज़्यादा एक्सएल ज़्यादा। तो एक्सएल ज़्यादा होगा तो ये तो रेसिस्टेंस होता है, तो एक्सएल का ज़्यादा मतलब ये अप्रॉक्सीमेट इन्फिनाइट मान लेते हैं, एकदम मैक्सिमम मान लेते हैं इन्फिनाइट। तो ये इन्फिनाइट होगा तो सर्किट कैसे करने लगेगा, बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो क्या आप इंडक्टर का मेजरमेंट कर पाइएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर ना। तो हम यही देखें कि एसी ब्रिज में हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके इंडक्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेड रेंज में। अब देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, आगे समझिएगा, देखिएगा। लेकिन अगर इफ एल इज वेरी लो, एल इज वेरी लो, एल का वैल्यू काफ़ी कम होगा, एल का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी कम होगा। चलिए देखिए, अगर एल का वैल्यू क्या हो, अगर एल का वैल्यू काफ़ी लो हो, एल का वैल्यू क्या हो, लो कहने का मतलब जो इसका रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है, एल का वैल्यू जो होता है, एल का वैल्यू अगर रख दिया जाए कितना से कितना के बीच में भाई, एल का वैल्यू अगर रख दिया जाए 1 माइक्रो हेनरी से लेकर 1 माइक्रो हेनरी से लेकर अगर 10 मिली हेनरी 10 मिली हेनरी तक रख दिया जाए, किसका, एल का वैल्यू, वेरी लो, काफ़ी लो। अब देखिए क्या होगा, देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है भाई, जे इंटू ओमेगा इंटू एल होता है ना। तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा और एल का वैल्यू घटेगा, तो एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी घट रहा है। तो जो ये होगा, जो एक्सएल होगा, वो कभी भी इन्फिनाइट के बराबर नहीं होगा, कभी भी वेरी हाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी घट रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि 85 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.1 से, तो कितना हो जाएगा, तो 8.5 ना हो जाएगा जी। तो एक ज़्यादा है और एक कम है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब कि अगर एल का वैल्यू, देखिए अब समझिएगा, अगर एसी ब्रिज में अगर एल का वैल्यू इसके बीच लाइज करता है, किसके बीच लाइज करता है भाई, एल का वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी से लेकर 10 मिली हेनरी के बीच में, ठीक है ना। तो एक्सएल का जो वैल्यू होगा वो ओपन सर्किट की तरह, मतलब सर्किट है जो ओपन सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा। कहने का मतलब सर्किट इज नॉट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, ठीक है ना। एंड तो जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो एसी ब्रिज से भी अगर आप इंडक्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, एल का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब कीजिएगा, जब एल का वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी से 10 मिली हेनरी के बीच में रहेगा तब। क्लियर हो गया। एक बार और सुन लीजिए, देखिए हम क्या बोले हैं कि अगर आप एसी ब्रिज में हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दीजिएगा तो भी तो क्या क्या दिक्कत होगा। सबसे पहले देखिएगा, एक्सएल का वैल्यू होता है जे ओमेगा एल, हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू ज़्यादा, एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा, बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, कभी भी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एल का वैल्यू काफ़ी लो हो, एल का वैल्यू क्या है, काफ़ी लो है ना, एल का वैल्यू क्या होगा जी, काफ़ी लो होगा। एल का वैल्यू लो करने का मतलब 1 माइक्रो हेनरी से 10 मिली हेनरी के बीच में, तो एक का वैल्यू ज़्यादा, एक का वैल्यू कम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कभी भी ये ओपन सर्किट नहीं बनेगा। जब ओपन सर्किट नहीं बनेगा तो सर्किट कंप्लीट रहेगा, तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एसी ब्रिज से हम इंडक्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब एल का वैल्यू इतना से इतना फिक्स रहेगा तब। आप अपने मन से कोई भी
कोई भी एल का वैल्यू कोई भी लगा के आप उससे मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये तो गड़बड़ हो गया। हमको तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, जिसमें किसी भी तरह का इंडक्टेंस लाएं, उसमें अप्लाई करें और हमको उसका मेजरमेंट मिल जाए। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एल का वैल्यू फिक्स हो रहा है कि इतना से इतना तक रहेगा तभी एल का मेजरमेंट होगा, नहीं तो मेजरमेंट नहीं होगा। क्लियर ना, हो गया। यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अगर आप कैपेसिटर को मेजर करना चाहते हैं, किसको मेजर करना चाहते हैं, कैपेसिटर को, ठीक है ना। तो देखिए कैपेसिटर बराबर क्या होता है, कैपेसिटर XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/j⍵c होता है, j⍵c, ये पढ़े थे आप लोग। क्या है कि किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ओमेगा का वैल्यू अगर काफ़ी हाई होगा तो XL का वैल्यू तो XC का वैल्यू काफ़ी कम होगा, यानी अप्रॉक्सीमेट टेंस करेगा किसके, ऐसा जीरो की तरह। तो यानी सर्किट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, किसके तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है ना। कब जब आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कीजिएगा तब, ठीक है। किस में, एसी ब्रिज में, किस में भाई, एसी ब्रिज में। एसी ब्रिज से अगर आप मेजर करना चाहते हैं कैपेसिटर को तो क्या दिक्कत होगा भाई, एसी ब्रिज में तो हम अप्लाई करेंगे कौन सा, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू हाई होगा, XC का वैल्यू काफ़ी कम होगा। कम करने का मतलब एकदम जो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो जाएगा तो जो कैपेसिटर था वो बिहेव करने लगेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो क्या कभी उसका मेजरमेंट हो पाएगा, कैपेसिटेंस का कभी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर यहाँ तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको हर हालत में एसी ब्रिज से ही हमको मेजर करना है, क्या चीज़, कैपेसिटेंस को, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी पर एसी ब्रिज लगाए हैं और फ्रीक्वेंसी क्या अप्लाई कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी पर। लो फ्रीक्वेंसी पर तो अलग चीज़ है, लो फ्रीक्वेंसी पर मैक्सवेल ब्रिज और एंडरसन ब्रिज से मेजर किए थे। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पर मेजर करना चाहते हैं, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर C का वैल्यू अगर 1000 पिको फराड, मतलब ये भी वैल्यू काफ़ी लो है, पिको में है, पिको कहने में 10⁻12 यानी लो वैल्यू। कैसा वैल्यू, अगर लो वैल्यू रखते हैं तब। तो देखिए XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/j⍵c होता है कि नहीं। तो अब देखिए क्या है कि ये ओमेगा का वैल्यू तो हाई होगा और C का वैल्यू लो होगा, एक का वैल्यू हाई एक का वैल्यू लो। तो ये जो XC होगा ये काफ़ी हाई भी नहीं होगा और काफ़ी लो भी नहीं होगा। क्लियर, XC जो होगा वो हाई भी नहीं होगा और क्या भी नहीं होगा, लो भी नहीं होगा। मतलब ये बिहेव, अब पहले क्या था, पहले कि ये जीरो हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, जीरो। कब, जब हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई किए थे और C का वैल्यू कुछ भी रखे थे, मतलब हाई रख दिए थे तब। लेकिन अगर C का वैल्यू हम 1000 पिको फराड रखेंगे तो XC का वैल्यू ना ही हाई होगा ना ही लो होगा। यानी सर्किट है जो अब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो सर्किट इज नॉट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। अब देखिए सर्किट जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो हम कैपेसिटर को C को कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो देखिए एसी ब्रिज में भी आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके कैपेसिटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस समय कैपेसिटर का वैल्यू 1000 पिको फराड के रेंज में होना चाहिए, 1000 पिको फराड के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हम मेजरमेंट करें हमको। लेकिन इंस्ट्रूमेंट बनाना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसमें हम सिर्फ कैपेसिटर डालें, किसी भी तरह का कैपेसिटर, और वो हमको बता दे कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। तो ये काम नहीं हो रहा है। इंडक्टर में भी काम ये नहीं हो रहा था। इंडक्टर में भी क्या हो रहा था कि ये इस रेंज का रहेगा इंडक्टर तभी वो आप बता सकता है, इस रेंज से अगर बाहर रहेगा तब वो बताएगा, नहीं बताएगा। ये भी यही हो रहा है कि 1000 पिको फराड के रेंज में रहेगा तभी बताएगा वो। अगर इसके अलावा कुछ और अप्लाई कीजिएगा, आप माइक्रो फराड अप्लाई करिए, कुछ और अप्लाई कर दीजिएगा तो एसी ब्रिज काम नहीं करेगा, ठीक है ना। वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो यही देखिए दिक्कत हुआ। दूसरा दिक्कत क्या होने लगा भाई कि कैपेसिटर का अगर मेजर करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक पार्टिकुलर वैल्यू पर ये काम करने लगता है। तो हमको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं थोड़ी ना डिजाइन करना जो पार्टिकुलर वैल्यू पे काम करे, हमको तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना जो किसी भी तरह का वैल्यू पे काम करने लगे, ठीक है ना। आप इसको उतारिएगा, चलिए समझिएगा, देखिएगा आगे देखिएगा।
तो हम देख लिए भाई कि इंडक्टर के मेजरमेंट में क्या दिक्कत होता था, कैपेसिटर के मेजरमेंट में क्या दिक्कत होता है। अब देखिए रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में कितना दिक्कत होता है। देखिए सपोज करते हैं कि ये प्राइमरी बाइंडिंग है। ये क्या है भाई, ये एक प्राइमरी बाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। क्या है ये, प्राइमरी बाइंडिंग है, ठीक है। और इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेटर लगा हुआ है। इससे क्या फ्लो कर रहा है, करंट। जब करंट फ्लो करेगा इस बाइंडिंग में तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बायार्ड साहब वाटला बताए थे कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना। वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये एक जनरेटर है जो एसी सिग्नल जनरेट करता है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट जब फ्लो करेगा तब क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा भाई, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हम सपोज कर लेते हैं कि इस कॉइल के बगल में एक रखा हुआ है, क्या चीज़, एक रखा हुआ है मैग्नेटिक प्लेट। क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक प्लेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्लेट रखा हुआ है, ठीक, मैग्नेटिक प्लेट रखा हुआ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्लेट रखा हुआ है, ठीक। और ये क्या है भाई, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक, एकदम ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक प्लेट पे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो किया, इसके पास आया, इस मैग्नेटिक फील्ड प्लेट पे टकराएगा ना, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। कौन, मैग्नेटिक प्लेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एगो तुम ले लो चंबुक, एगो ले लो लोहा, इसको जाके इसमें सटा दो, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सटाओ भी नहीं, इतने दूर पे रखो, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। वही काम ये हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा, जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये रेड कलर से हम दिखाया जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आके इस पर टकराया तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तब ये क्या करेगा भाई, तब ये क्या करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि ये चंबुक है और ये एक लोहा है और ये मैग्नेटाइज हो गया, तब ये क्या करेगा, अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने लगेगा। कौन, लोहा क्या करेगा, देखता है लोहा एक बार मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके बाद तुम उसको सब जगह दूसरे लोहा में सटाते चलो, उसके पास भी क्या होगा, वो उसमें जाकर सट जाता है। मतलब इसमें भी कैसा गुण आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का गुण आ जाएगा। किसमें, लोहा में। तब क्या करेगा कि ये लोहा अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालने लगेगा। क्लियर, कब, जब एक चंबुक के बगल में रख दीजिएगा तब। वही काम यहाँ पर, इसमें करंट फ्लो किया, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। कौन, ये मैग्नेटिक प्लेट। उसके बाद क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होने के बाद ये अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। कौन, ये जो मैग्नेटिक प्लेट था वो, ठीक है ना। जब क्या करेगा कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब क्या करेगा भाई, क्या करेगा, जो ये था कौन था, जो ये मेरा था, ये वाला रेड कलर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब जो सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड था, उसको यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर उसका इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेज। कैसे डिक्रीज करेगा, देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा था और ये नीचे से ऊपर जाने लगेगा, तो एक का डायरेक्शन ऊपर से नीचे और एक का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसका रिजल्टेंट जब निकालिएगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा। तो यहाँ पर जो इस रीजन में जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर, एकदम ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस रीजन में घट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी घटेगा तो करंट घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घट गया तो करंट भी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। जब करंट घट गया तो रेसिस्टेंस क्या होता होगा, बढ़ता होगा। करंट घटा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, आर का वैल्यू बढ़ता होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस रीजन में यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा था इसके कारण, और ये जब मैग्नेटाइज हो गया तो ये नीचे से ऊपर फेंकने लगा, तो इस रीजन का क्या हो गया, इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। जब मैग्नेटिक फील्ड घट गया तो करंट घटा। क्यों, क्योंकि बायोट-सावर्त बोले थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। बायोट-सावर्त बोले थे कि डीबी बराबर क्या होता है, डीबी बराबर होता है म्यू0/4 पाई आई इंटू DL क्रॉस R होता है कि नहीं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी,
ठीक है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका जी, I का होगा। अगर B घटेगा तो करंट भी क्या होगा, घटेगा। करंट अगर घट रहा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक, यहां पर फ्रीक्वेंसी जितना हाई रहेगा, फ्रीक्वेंसी जितना हाई रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये जो रेड कलर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू उतना हाई होगा, उतना हाई होगा जितना ये हाई से ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा भाई, ये इसमें अपोज करेगा, होगा कि नहीं होगा, अपोज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और घटेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो पावर का लॉसेस होता है, जो पावर लॉसेस होता है, जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस, देखिए भाई पावर लॉस हुआ कि नहीं हुआ, पावर लॉस होगा। कैसे भाई, कैसे जो होता है पावर लॉस, देखिए ये जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आएगा और जब ये यहाँ पर जब डिक्रीज कर जाएगा तो करंट घटेगा, तो करंट जब होता पावर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, तो ये घटेगा तो पावर घटेगा ना जी। तो जो पावर लॉस होता है पीई होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है के ई इंटू, पहले यहाँ तक उतारिए फिर बताते हैं। चलिए देखिएगा, समझिएगा अब आगे। तो देखिए यहाँ पर जो करंट घटा, देखिए इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, करंट घटेगा, करंट जो घटा उस करंट को बोलते हैं ईडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं उसको, ईडी करंट। ये आप लोग पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, मटेरियल पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल में ये टॉपिक इस ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, तो उसमें पढ़े होंगे ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो यही ईडी करंट लॉस, जितना यहाँ पर जो करंट घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड ये रेड वाला आया हुआ, जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो ये नीचे से ऊपर करने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो करंट घटेगा, तो इस करंट को क्या बोलते हैं, ईडी करंट लॉस बोलते हैं। तो ये जो ईडी करंट होगा उसके कारण क्या होगा भाई, उसके कारण पावर भी लॉस होगा। तो वही हम लिखे मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द पावर लॉस, इसको बोलते हैं ईडी करंट पावर लॉस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, इसका नाम देते हैं ईडी करंट पावर लॉस। पावर लॉस बोलिए या क्या बोलिए, ईडी करंट पावर लॉस। तो इसका जो वैल्यू होता है वो बिना प्रूफ का ये बहुत ये होएगा, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। P बराबर क्या होगा, के ई इंटू बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी, जहाँ पर के ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ईडी करंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब इस ये जो मैग्नेटिक मटेरियल आप इस्तेमाल किए हैं इसका कोफिशिएंट है। Bm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ये जो फ्लक्स आ रहा है, ये जो ऊपर से नीचे फ्लक्स आ रहा है, इसका मैक्सिमम डेंसिटी क्या है, यही है Bm। T क्या है, थिकनेस, इसका मोटाई कितना है। F क्या है, जो आपने यहाँ से सिग्नल अप्लाई किया है, इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लेट, इसका वॉल्यूम कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर F का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये पावर लॉस भी बढ़ेगा, पावर लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लॉस बढ़ेगा, मतलब करंट का लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए पावर लॉस बराबर आप देखिएगा तो क्या होगा, P बराबर क्या होगा, आई का होल स्क्वायर इंटू आर होगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना जी। तो ये लॉस है, ये क्या है, पावर लॉस है जो बढ़ेगा। अब देखिए करंट का लॉस बढ़ रहा है, मतलब आर का वैल्यू क्या होता होगा, बढ़ता होगा। समझिएगा ध्यान से, लॉस बढ़ रहा है, किसी का लॉस बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी क्या होता होगा, बढ़ता होगा, ठीक है ना। तो यही देखिए दूसरा दिक्कत क्या हो गया कि अगर आप रेसिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके, अगर आप रेसिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा कभी भी मेजर नहीं होगा। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ईडी करंट लॉस बढ़ जाता है, करंट लॉस हुआ, करंट का लॉस बढ़ गया तो मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होता होगा, बढ़ता होगा। तो यही काम हो रहा है, क्या रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ गया, ठीक है। इस कारण से कभी भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देते हैं किसी भी सर्किट में तब क्या दिक्कत होगा। तो एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट का जो ये भी आप लोग पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में ECM इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल में स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसका जो होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा बराबर होता है √2/ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा, 2/ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन में हमेशा इसे सवाल पूछता है, ठीक है ना। जहाँ पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है, परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी कहने के कांस्टेंट टर्म होता है जो किसी मटेरियल को होता है। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं।
तो 1 बटा, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा ऊपर नीचे हम सिग्मा, इसमें ऊपर नीचे सिग्मा से गुना कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर 2 सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा बाहर हो गया, तो 1 बटा सिग्मा अंदर रूट 2 इंटू सिग्मा बटा ओमेगा इंटू म्यू हो जाएगा। अब 1 बटा सिग्मा बराबर क्या होता है, रो होता है रेसिस्टिविटी। आप लोग पढ़े होंगे ये भी टॉपिक, ये भी चीज़ पढ़े होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 बटा सिग्मा बराबर क्या होगा, रो होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो लिख सकते हैं, तो अंदर रूट 2 इंटू सिग्मा बटा ओमेगा इंटू म्यू होता है। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, तो यहाँ से ओमेगा रो निकाल दो, तो रो बराबर क्या होगा आर ए बटा एल। अब यहाँ पर रो पुट कर दो, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर इंटू ए बटा एल ये होगा। अब देखिए यहाँ से आर निकाल दीजिए, तो इसको इधर भेज दिए, तो डेल्टा इंटू एल बटा ए अंदर रूट ओमेगा म्यू बटा 2 इंटू सिग्मा हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेसिस्टेंस हो गया, और ये हो गया ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या कभी भी आप इफेक्टिव किसी भी कंडक्टर का क्या कभी भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेजर कर पाइएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा। जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये जो काम होता है, ये जो स्किन इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये लो फ्रीक्वेंसी पर नहीं आता, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर आता है। तो स्किन इफेक्ट है जो लो फ्रीक्वेंसी, मतलब एसी ब्रिज रहेगा तो उसमें स्किन इफेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एसी ब्रिज में लो फ्रीक्वेंसी को एप्लीकेशन होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी में स्किन इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर एक नया टर्म आ जाएगा, क्या होता है, उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। तो यही देखिए ये काम कब करेगा, ये कॉन्सेप्ट डेवलप कब होता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। कब, हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो हमने यही देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी पर जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा कभी मेजर नहीं होगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज ड्यू टू स्किन इफेक्ट, तो कभी भी क्या मेजर हो सकता है। यही देखिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस कंडक्टर का है, जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। क्लियर। तो ये देखिए ये सब कारण है जिस कारण से हम हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रजिस्टर को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर ना, हो गया। तो आज इतना ही दूर तक, फिर अगले क्लास में हम बताएंगे तो आखिरकार कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करके हम इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, क्वालिटी फैक्टर ये सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर ना। आज हम यही आप लोगों को पढ़ाएं कि क्या क्या चीज़ डिमेरिट होता है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने में, ठीक है ना। चलिए ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो।